अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप लोगों के? कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सारे लोग ठीक हैं, सब खैरियत से होंगे। हमने लास्ट टाइम एक व्लॉग बनाया था जो आप लोगों ने डेफिनेटली देखा होगा और उसमें हमने काफ़ी सारी बातें डिस्कस की थी। जैसे कि रियल एस्टेट क्या होती है, उसकी कितनी टाइप्स हैं, क्या-क्या उसकी प्रोडक्ट्स हैं, उनके बेनिफिट्स क्या हैं उन प्रोडक्ट के। तो इसी हवाले से जो है हम आज एक न्यू टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे जो कि रियल एस्टेट के हवाले से ही है। जो कि एक न्यू बिगनर के लिए, न्यू रियल एस्टेट एजेंट के लिए, न्यू रियल्टर के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो आज हम जो बातें करेंगे वो है कि 10 बिग मिस्टेक इन रियल एस्टेट जो कि न्यू बिगनर्स करते हैं, ठीक है? और साथ ही साथ के अंदर जो है 10 टिप्स फॉर सक्सेसफुल इन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट आज हमने इसके ऊपर भी डिस्कशन करना है। प्लस टिप्स एंड एडवाइसेस फॉर न्यू रियल एस्टेट एजेंट, ठीक है? तो ये आज 3 टॉपिक आज हमने कवर करने हैं। अच्छा, तो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इधर आपको जो हम टॉपिक्स डिस्कशन करेंगे इसके साथ साथ जो है इन डेली रूटीन लाइफ आपको हर्डल्स आएंगे, आपको प्रॉब्लम्स आएंगे, आपको इश्यूज होंगे। अगर आप इस इंडस्ट्री से रेलिवेंट हैं, इस इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं, आप यहाँ काम करना चाह रहे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, या आप ज्वाइन करना चाहते हैं इस इंडस्ट्री को, तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी है। तो घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। तो मेरे पास इन तमाम सारी बातों का सॉल्यूशन है। आप मेरी वीडियो को प्रॉपर पूरा वॉच करें, एक एक चीज को नोट डाउन करें, आपको बिल्कुल फायदा होगा। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमने लास्ट टॉपिक्स कवर किए थे कि रियल एस्टेट किसको बोलते हैं, रियल एस्टेट की टाइप्स क्या है, ठीक है, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट के हवाले से। तो आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो होगा कि गेटेड कम्युनिटीज किसे कहते हैं, सोसाइटीज किसे कहते हैं, और इनमें डिफरेंस क्या है बेसिकली। देखिए, गेटेड कम्युनिटी का जो कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली कराची के अंदर, तो वो ये कॉन्सेप्ट है कि एक कोई भी प्राइवेट बिल्डर अगर कोई ऐसी जगह के तौर पे 500 एकड़ की कोई प्राइवेट बिल्डर जो है प्रॉपर्टी परचेज करता है, लैंड परचेज करता है और उसके ऊपर कहता है कि जनाब मैं जो हूँ इसके ऊपर एक सोसाइटी लॉन्च करने जा रहा हूँ, ठीक है, और ये गेटेड कम्युनिटी होगी। गेटेड कम्युनिटी क्या है? बेसिकली उसकी चार दीवारी प्रॉपर तरीके से होगी, उसकी जो चेक एंड बैलेंस होगा, उसका जो मेंटेनेंस का जो हिसाब किताब होगा, वो कौन देख रहा होगा? बिल्डर एसोसिएशन देख रही होगी, बिल्डर ही देख रहा होगा जिसने उस जगह को आपको बेचा है। तो वो उसकी ऐसा नहीं कि 100% आपको पूरी चीजें दे दे। बिल्डर हमेशा 100% आपको कभी भी नहीं देगा प्रॉपर्टी। वो आपको प्लॉट्स तो आपको भेज देगा, कुछ ना कुछ उसके पास पोर्शन ना उस जगह का रहेगा जरूर। जैसे कोई कमर्शियल जगह है या उसने मतलब इन तमाम चीजों को लीज कराने के बाद जो उसके पास पोर्शन बचता है, पार्ट बचता है, तो उसने वहां पे कोई बिल्डिंग बना ली, कोई कमर्शियल एक्टिविटी कर ली, या उसके पास कोई ना कोई चीज ऐसी है कि जिसपे वो राइट्स रखता है वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करवाने पे, कम्युनिटी कायम होगी वो, ठीक है। तो वो मतलब गेटेड कम्युनिटी उसको कहते हैं। अच्छा, कुछ ऐसी कम्युनिटीज हैं कि जहाँ पे आपने अगर देखा होगा कि वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग चेक एंड बैलेंस होता है। जब आप उस कम्युनिटी के अंदर जाते हैं तो आपकी आइडेंटिटी चेक होती है, पूछा जाता है किससे मिल रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किसके पास जाना है, मतलब फोन कॉल होती है, वहाँ से कनेक्टिविटी होती है ऑपरेटर से टू आपके घर पे जहाँ पे आप रह रहे होते हैं। फिर आप वहाँ से इजाजत देते हैं कि हाँ भाई, मेरे रिश्तेदार आए हुए हैं, आप उसको इजाजत आने दें। जैसे मरीज कैंट कराची के अंदर आप जाए तो बहुत सख्त सिक्योरिटी होती है, आप नो बड़ी मतलब इतना आसानी से आप नहीं घुस सकते आप, ठीक है। बहुत बहुत सारी गेटेड कम्युनिटीज है, सोसाइटीज ऐसी हैं कि जहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। तो आपको अपनी आइडेंटिटी शो करानी पड़ती है। अब आ जाती है बात यहाँ पे कि सोसाइटीज किसे कहते हैं। अच्छा, सोसाइटीज का भी हिसाब किताब ऐसा है कि जैसे गवर्नमेंट कोई सोसाइटी अगर जैसे लॉन्च करती है, जैसे कराची की हम बात करते हैं कि स्कीम 33 एक बहुत बड़ी सोसाइटी है, तो स्कीम 33 के अंदर और मजीद सोसाइटीज हैं, ठीक है। अब वो किसने किसने सेल की? गवर्नमेंट ने सेल की, ठीक है। अब इस गवर्नमेंट ने उसको सेल की, ठीक है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी थी, उसने एंड यूजर या जो भी डेवलपर था, प्राइवेट डेवलपर, उसको बेच दी जगह को, ठीक है। और उसके बाद जो है उन्होंने वहां पे सोसाइटी बनाना शुरू कर दी, ठीक है। अब बाज़ दफा कुछ सोसाइटीज ऐसी होती हैं जो कि गवर्नमेंट होली सोली उसका पेमेंट प्लान उसका बना के खुद देते हैं कि जनाब आप जो है हमसे ले लें, डाउन पेमेंट करें और उसकी पेमेंट करते रहें। अच्छा, वो गेटेड कम्युनिटी बेसिकली नहीं होती, कुछ होती है कुछ नहीं होती। तो ये वो इतना खास उधर डिफरेंशिएट हम नहीं कर सकते कि कौन सी गवर्नमेंट ने जो लॉन्च किया वो गेटेड कम्युनिटी है या वो सोसाइटी है। बेसिकली होता क्या है कि एक बहुत बड़ा एरिया होता है, उसके अंदर जो है पीसेस करके जो है गवर्नमेंट लोगों को सेल आउट कर देती है, और उसके बाद इंडिविजुअल जो प्राइवेट इंसान होता है वो उसको परचेज कर लेता है। और मिसाल के तौर पे के गवर्नमेंट ने लॉन्च की 1000 एकड़ की जगह, अब 100 एकड़ मिसाल के तौर पे मैंने परचेज कर ली, एक एग्जाम्पल की बात हो रही है। और उसके बाद जो है तो 100 एकड़ के ऊपर जो है मैंने एक सोसाइटी बना दी, गेटेड कम्युनिटी बना दी, ठीक है।
अब गवर्नमेंट ने तो खाली सिर्फ और सिर्फ प्लॉट की लॉन्चिंग की थी और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, लेकिन रेस्ट ऑफ द काम जो है उस 100 एकड़ पे मैंने किया। बाकी जो कोई करेगा करेगा, उसकी मर्जी है। तो ये कोई मतलब इतना हमने इन डेप्थ के ऊपर नहीं जाना, लेकिन बस ये आपको मैं बताना चाह रहा था कि गेटेड कम्युनिटी और सोसाइटीज में डिफरेंस होता क्या है, ठीक है। अच्छा, इसमें फिर ये भी होता है कि लीज भी बहुत होती है सोसाइटीज एंड गेटेड कम्युनिटी। बाज़ दफ़ा होता है कि बिल्डर ट्रांसफर भी होता है, बाज़ दफ़ा किसी पे डिस्प्यूट्स होते हैं, तो वो टाइम टू टाइम जो है आपको हम आगाह करते रहेंगे। अब बात कर लेते हैं कि डिफरेंट बिटवीन बिल्डर ऑफिस, स्टेट एजेंसी और बिल्डिंग डेवलपर में क्या फ़र्क है। तो जैसा कि मैं आपको नाम मैंने लिए हैं, तो आप लोगों को बहुत सारे लोगों को पता लग गई होगी इस बात को कि बिल्डिंग डेवलपर कैसे कहते हैं, स्टेट एजेंसी किसे कहते हैं, बिल्डर्स ऑफिस किसे कहते हैं। अच्छा, होता क्या है, स्टेट एजेंसी के हवाले से हम बात कर लें। मेजॉरिटी हर एरिया के अंदर एक ना एक स्टेट एजेंसी या 5-10 स्टेट एजेंसी आपको नजर आएगी। छोटा सा ऑफिस होगा, ठीक है, 2-3 टेबल्स होंगी, वहाँ 4-5 एम्प्लॉइज उन्होंने बिठाए होंगे एंड कमीशन बेस्ड काम कर रहे होंगे। अब स्टेट एजेंसी के पास होता है अपना सिर्फ खुद का एक लाइसेंस। अब आप मेरी इस बात को जरूर गौर करिएगा। स्टेट एजेंसी के पास होता है बेसिकली एक लाइसेंस होता है, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट इदारे से मिलता है। अच्छा, और बाकी जो उनके पास एम्प्लॉयज होते हैं, उनके पास मेजोरिटीज के पास लाइसेंस नहीं होता। तो स्टेट एजेंसी करती क्या है, अपने लोगों को रखती है और जो एरिया के जो भी इन्वेंट्री होती है वो जमा करती है, चाहे रेंट करने की हो या रीसेल पे हो, या उनके पास भी प्रोजेक्ट आ जाता है तो उसके हिसाब से फिर वो कमीशन चार्ज कर रहे होते हैं। ये एक स्टेट एजेंसी का काम है। लेकिन जो लाइसेंस्ड रियल्टर्स हैं, ठीक है, उनके पास अथॉरिटीज होती हैं, वो पढ़े लिखे भी बहुत होते हैं और दे नो हाउ टू हैंडल द सिचुएशंस। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि स्टेट एजेंसी वाले बुरे हैं या रियल्टर जो है लाइसेंस वाले वो बेहतर है, काम दोनों का एक ही है। ओनली द पॉइंट इज दिस कि अगर आप अपने ऊपर भी बात रख के देखें कि आप डेजिग्नेशन अपने लिए खुद का क्या रखना चाहते हैं, एज अ प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, एज अ रियल्टर, एज अ स्टेट एजेंट, ये स्टेट एजेंसी वाला, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, या बिल्डर ऑफिस का सेल्स एग्जीक्यूटिव, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इधर यहाँ पे बात ये आ जाती है कि इनमें डिफरेंसेस क्या है स्टेट एजेंसी के। जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये स्टेट एजेंसी ये काम करती है, ठीक है। अच्छा, स्टेट एजेंसी डॉक्यूमेंट को भी चेक एंड बैलेंस करती है। अगर वहां पर उन्होंने कोई ना कोई एक आध बंदा अपना कोई बिठाया हुआ होगा तो वो भी चेक एंड बैलेंस करती है। और दूसरी चीज, स्टेट एजेंसी जो है ट्रांसफर भी करवाती है, तो मतलब डिफरेंट काम करवा देती है। अब हम बात कर लेते हैं कि बिल्डर्स ऑफिस या बिल्डिंग डेवलपर ऑफिस किसे कहते हैं। अच्छा, ये वो लोग हैं, बिल्डर्स ऑफिस कह लें, कि जिन्होंने अपना खुद का प्रोजेक्ट लॉन्च किया हो मार्केट के अंदर। अब मिसाल के तौर पे कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हैं ऑफ प्लान पे, जो कि प्राइमरी मार्केट की है, वहां से आप प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे हैं, तो आपने कहा कि मुझे पेमेंट प्लान पे जाना है, तो आप डेफिनेटली बिल्डर्स ऑफिस जाएंगे, ठीक है। और वहां पे जाके वो आपको बता देंगे, प्रेजेंटेशन देंगे प्रोजेक्ट की, प्रेजेंटेशन देंगे, बताएंगे कि प्रोजेक्ट कब लॉन्च हो रहा है और इसकी प्राइस क्या है, पेमेंट प्लान क्या है और कब डिलीवर होगा और क्या क्या वैनिटीज हैं। तो ये सारी बातें आपको बिल्डर्स ऑफिस से मालूम होंगी। स्टेट एजेंसी वालों से भी मालूम हो सकती है, लेकिन उनको इतनी ज्यादा नॉलेज शायद नहीं होगी, जितना कि बिल्डर ऑफिस से आपको मिलेगी, क्योंकि होली सोली उनका प्रोजेक्ट ही उन्हीं का है, तो वही सबसे अच्छी नॉलेज आपको दे पाएंगे। तो बिल्डर्स ऑफिस में फिर ये होता है कि आप सेल्स पर्सन कहलाते हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं, या प्रॉपर्टी कंसल्टेंट भी कहलाए जाते हैं। तो बताने का मकसद ये है, डिफरेंशिएट करने का मकसद ये है कि फिर बिल्डर्स ऑफिस वाले क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट सेल के ऊपर फोकस करते हैं। वो जो रेस्ट ऑफ दी जो रीसेल वाली सेकेंडरी मार्केट को फोकस नहीं करते। और बहुत से जो बिल्डर्स हैं वो अपने एम्प्लॉयज को बोलते भी हैं कि जो आपने काम करना है, जो फोकस करना है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी इन्वेंट्री के ऊपर करना है और इसी को आपने सेल आउट करना है, बनस्बत ये कि आप बाहर सेकेंडरी की चीजें भी करते हैं। अब इसमें होता ये है कि बहुत से कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं आपके पास, प्राइवेटली आपके होते हैं, पर्सनल होते हैं, या कोई एक नया क्लाइंट आ जाता है, बोलते हैं यार मेरी प्रॉपर्टी उसको बिकवा दो, वो मैं बेच के और आपसे खरीद लूंगा। ऐसा भी सिनेरियो आता है। तो इट डिपेंड्स कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपको कब तक कहाँ तक इजाजत देती है। तो भारत, तो ये बिल्डर्स ऑफिस के पास भी लाइसेंस होना बड़ा जरूरी होता है, गवर्नमेंट इदारे से मिलता है, और तमाम एनओसी उनके पास होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, और उसके बाद ही जाके वो अपनी प्रोडक्ट ये प्रोजेक्ट सेल कर सकते हैं। बगैर उसके अगर उनके पास लाइसेंस नहीं है तो वो अपना प्रोजेक्ट इनकी इन्वेंट्री नहीं बेच सकते, ना बना सकते हैं। Alright. अब हम बात करते हैं इस हवाले से कि स्क्वायर फीट, स्क्वायर यार्ड, स्क्वायर मीटर, एकड़, मरला किसे कहते हैं, ठीक है। कराची के अंदर ज्यादातर जो यूज होते हैं टर्मिनोलॉजी, जब भी पैमाइश की जाती है, जब भी मेजरमेंट की जाती है प्रॉपर्टी के हवाले से, मिसाल के तौर पर अगर अपार्टमेंट के अगर हम मेजरमेंट करेंगे तो हम स्क्वायर फीट में काउंट करेंगे, ठीक है। 1000 स्क्वायर फीट, 600 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट। तो हम बात कर रहे थे इस हवाले से
की टर्मिनोलॉजीज जो होती हैं मेजरमेंट्स की, वो कैसे कैसे यूज की जाती है, कहाँ कहाँ पे यूज की जाती है। जैसे कराची के अंदर जो है, अगर हम अपार्टमेंट की मेजरमेंट करते हैं तो स्क्वायर फीट के अंदर हम इसको मेजर करते हैं। अब जैसे आप कोई अपार्टमेंट किसी को सेल कर रहे हैं, कोई रियल एस्टेट वाला एजेंट है, ब्रोकर है, वो अपने क्लाइंट को अपार्टमेंट सेल कर रहा है, तो क्लाइंट पूछेगा आपसे कि भाई ये इसका साइज तो बताओ क्या है अपार्टमेंट का। तो आपका काम है उसको प्रॉपर तरीके से बताएं, तो सर ये 900 950 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है, ठीक है। फिर आपसे वो पूछ सकता है कि यार ये नेट साइज है, ग्रॉस साइज है, इसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। अच्छा, नेट साइज क्या होता है, ग्रॉस साइज क्या होता है। जब भी आप बुकिंग के ऊपर कोई अपार्टमेंट परचेज करते हैं, तो वहां पे दो साइजेस मेंशन होते हैं। एक तो होता है कवर्ड एरिया और एक होता है ग्रॉस एरिया। ग्रॉस एरिया किसे कहते हैं, ये ग्रॉस एरिया एक तो आपके अपार्टमेंट की जो वो है मेजरमेंट है वो काउंट होगी, प्लस आपका कॉरिडोर, अगर उस जगह पे लिफ्ट लगी है तो वो भी काउंट होगा, पैसेज, आपका ग्राउंड फ्लोर का जो एंट्रेंस होगा वो भी काउंट होगा, और अगर आपके पास पार्किंग है, बिल्डर ने पार्किंग प्रोवाइड की हुई है, तो वो भी काउंट होगी, तो वो पूरा आ जाता है ग्रॉस एरिया में। अच्छा, नेट एरिया किसे बोलते हैं, वो एरिया जो आप कंज्यूम करते हैं, ठीक है। अच्छा, सेलेबल एरिया कौन सा होता है, ग्रॉस एरिया होता है, और आपको जो मिलता है वो मिलता है नेट एरिया, ठीक है। तो इन चीजों का, बातों का ख्याल रखिएगा। तो इधर होगा क्या कि जो मैं बात कर रहा था कि स्क्वायर फीट के अंदर आपको बतानी पड़ेगी। अब जब आप अपना अपार्टमेंट सेल कर रहे हैं, प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, तो आपको अपना अपार्टमेंट के हिसाब से वो आपको नेट एरिया आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, कि जनाब इसका जो साइज है 950 स्क्वायर फीट है या 1000 स्क्वायर फीट है, ठीक है। बिकॉज क्योंकि ये रीसेल के अंदर आ गया है। और अभी यहाँ पे सिनेरियो क्या है, बहुत से लोग अक्सर बोलते हैं कि जनाब देखिए मेरे जो डॉक्यूमेंट्स है ना, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि जनाब 800 स्क्वायर फीट, लेकिन जो सेलर है या एजेंट है वो ये कह रहा है कि सर ये तो 1000 स्क्वायर फीट का है। तो बायर परेशान हो जाएगा, वो बोलेगा यार ये कैसे तुम डबल डबल बातें करोगे, ये 800 स्क्वायर फीट उसके ऊपर लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट पे, और दूसरे उस पे जो तुम अपने जबानी मुझसे कह रहे हो कि वो 1000 स्क्वायर फीट की, क्या माजरा है। तो ये ब्रेकअप्स करके आपको बताना होता है। लेकिन आपकी जो प्रॉपर्टी सेल होगी, जो डॉक्यूमेंट के हिसाब से लिखे हुए हैं पैसे, सॉरी जो साइज लिखा हुआ है रीसेल के टाइम पे उसका होगा। लेकिन आप जब बुकिंग के ऊपर करवा रहे हैं, बुकिंग पे परचेज कर रहे हैं, तो आपको ग्रॉस एरिया के ऊपर वो होगी। अच्छा, अब क्या होता है कि जब भी किसी को बताते हैं कि सर इसका साइज स्क्वायर फीट में है, ठीक है, ये उसके साथ एनालिटीज है। अगर आप उसके ऊपर आते हैं विला के ऊपर, घर के ऊपर आते हैं, ठीक है, 150 गज, सॉरी 125 गज, 250 गज, 400 गज, 500 गज या 1000 गज, ठीक है, इतना ही बड़े घर होते हैं। तो गज का मैं इस्तेमाल क्यों कर रहा हूँ, उसको स्क्वायर यार्ड्स कहा जाता है। तो स्क्वायर यार्ड्स को हमारे यहाँ कराची के अंदर, तो यहाँ पे स्क्वायर यार्ड ही काउंट होता है, ज्यादा इस्तेमाल होता है, वर्ड की टर्मिनोलॉजी ज्यादा इस्तेमाल होती है। अच्छा, अगर आप वहाँ पंजाब साइड पे जाएं तो वहाँ पे मरला इस्तेमाल किया जाता है वर्ड, ठीक है, तो ये है। अच्छा, अगर आप लंदन, यूके या यूएस, दुबई में जाएं, दुबई के अंदर भी दोनों टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती हैं, स्क्वायर फीट भी, स्क्वायर यार्ड भी, और स्क्वायर मीटर भी। तो लंदन वगैरह में, यूएस में या यूके में, कनाडा में स्क्वायर मीटर ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो अब घर के ऊपर हम बात कर रहे थे, अगर हम घर की मेजरमेंट करेंगे तो 400 गज, 500 गज, मतलब ये स्क्वायर यार्ड्स में काउंटिंग होगी। और इधर भी वही वाली बात आ जाती है, सेलेबल एरिया ना, वो जाएगा उतना ही जितना डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर लिखा हुआ। अच्छा, अब बात आ जाती है कि प्लॉट्स के ऊपर, कि जनाब प्लॉट की मेजरमेंट कैसे की जाए। तो प्लॉट की मेजरमेंट भी जो होगी वो गज के ऊपर हिसाब से होगी। अगर प्लॉट कोई बहुत बड़ा प्लॉट है, मिसाल के तौर पे 2000 गज का प्लॉट है, आई मीन 10,000 गज का प्लॉट है, तो वो हम उसको 10,000 में, तो हम बात कर रहे थे कि अगर हम प्लॉट्स की परचेजिंग करते हैं या प्लॉट्स की सेलिंग करते हैं, और अगर प्लॉट का साइज जो है मतलब कोई अच्छा खासा ह्यूज है, कोई 10,000 स्क्वायर यार्ड, ठीक है, 20,000 स्क्वायर यार्ड, तो हम उसको काउंटिंग करेंगे एकड़ में, ठीक है, एकड़ में। तो 1 एकड़ जो होता है, हम बात कर रहे थे अगर हमारी परचेजिंग या हम सेलिंग कर रहे होते हैं प्लॉट्स के हवाले से, तो प्लॉट्स के ऊपर जो है ज्यादातर स्क्वायर यार्ड्स के ऊपर बात हो रही होती है। या अगर प्लॉट का साइज बहुत बड़ा है, जैसे 20,000 स्क्वायर यार्ड, तो हम उसको एकड़ पे कन्वर्ट कर देंगे। एकड़ पे कन्वर्ट करने के लिए आपको कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है, अगर आपको नहीं पता। 1 एकड़ जो है 4,850 समथिंग ऐसी करके कुछ उसकी कैलकुलेशन बनती है, ठीक है। कोई 4,800 कहता है, कोई 4,900 कहता है, कोई 5,000 कहता है, मतलब एक्चुअली उसकी कैलकुलेशन एज पर माई नॉलेज 4,800 बनती है। और ये एकड़ के ऊपर बात आ गई। मरला का भी फिर यही होता है कि आप उसको कन्वर्जन करके देखना है, पंजाब की तरफ ज्यादा इस्तेमाल होता है कि कितने मरला की जगह है, ठीक है। अब यहाँ पे इनका भी क्लैरिटी आपको डेफिनेटली मिल गई होगी कि स्क्वायर यार्ड्स किसे बोलते हैं, स्क्वायर फीट किसे बोलते हैं,
और स्क्वायर मीटर ये क्या कॉन्सेप्ट है, एकड़ का क्या कॉन्सेप्ट है, मरला कहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो ये तमाम टर्मिनोलॉजीज जो है एक न्यू रियल एस्टेट एजेंट, न्यू बिगनर के लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत से लोगों से इंटरव्यूज जब लेता हूँ तो अक्सर छोटी छोटी चीज़ें पूछ रहा होता हूँ ड्यूरिंग इंटरव्यू, तो उनको नहीं पता होता। तो ये आप जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन कर रहे हैं, आइदर बिल्डर ऑफिस हो या फिर रियल एस्टेट का ऑफिस हो जहाँ ब्रोकरेज हो रही होती है, तो वहाँ आपको ये तमाम चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, बहुत आसानी के साथ होनी चाहिए। ठीक है, तो इतना ज्यादा कोई नहीं है, आप उसको गूगल के ऊपर भी सर्च कर सकते हैं तो आपको मिल जाएगा। आप कन्वर्ट लिख सकते हैं कि मतलब स्क्वायर फीट टू स्क्वायर यार्ड कन्वर्ट करें तो उस पर आपको पता चल जाएगा। अब व्यूअर्स, हम डिस्कशन कर रहे थे अभी कन्वर्जन्स के हवाले से कि स्क्वायर फीट, स्क्वायर यार्ड और मरला किसको बोलते हैं, एकड़ किसको बोलते हैं, स्क्वायर मीटर किसको बोलते हैं। ये छोटी छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, ये आप जो है गूगल के ऊपर जाके इसको सर्च कीजिए, कन्वर्जन सर्च कीजिए। आपके मोबाइल के अंदर भी बहुत से सारे लोगों को कैलकुलेटर आप खोल के देखें तो उसके ऊपर भी एक ऑप्शन आ रहा होता है कन्वर्जन का, तो आपको मिल जाएगा। तो ये 2-3 चीजें छोटी छोटी सी याद रखना है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि जनाब डिपार्टमेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो ये जरूर तमाम जितने न्यूबीज रियल्टर्स हैं, रियल एस्टेट एजेंट्स जो बनना चाहते हैं, ब्रोकर बनना चाहते हैं, इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, तो डिपार्टमेंट्स के बारे में जरूर पता होना चाहिए कि कौन कौन से अगर आप कराची से हैं तो कराची के अंदर आपको डिपार्टमेंट्स के बारे में बता दूंगा। अब जैसे सिंध के अंदर अगर हम बात करें तो जो सबसे जो मेन आता है वो SBCA आता है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। व्यूअर्स, हम बात कर रहे थे अभी द डिफरेंट शेड्स ऑफ के मेजरमेंट्स के हवाले से, तो अभी हमने इसके ऊपर डिस्कशन करना है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं कि बिल्डिंग डेवलपर को उनसे डेली बेसिस पे रूटीन में उनसे मुलाकात करनी पड़ती है, डिपार्टमेंट जाना पड़ता है एनओसी के हवाले से। तो सबसे नंबर वन जो डिपार्टमेंट आता है, जो हम सिंध में है, तो सिंध के अंदर जो डिपार्टमेंट है प्रॉपर्टी के हवाले से, रियल एस्टेट के हवाले से, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, इसका नाम है SBCA। ठीक है, कराची में भी इसका ऑफिस है और इसको कंट्रोल करता है, मेन अथॉरिटी होती है जो कि सिंध के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं रियल एस्टेट के हवाले से उनको कंट्रोल कर रहा होता है, उनको लुक आफ्टर कर रहा होता है। रेगुलेशंस यहाँ से क्रिएट होते हैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से। देन उसके बाद जो कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं सिंध बिल्डिंग के अंडर में जहाँ पे जैसे मिसाल के तौर पे KDA है, आ जाता है, KDA के साथ आ जाता है LDA आ जाता है, फिर MDA आ जाता है, फिर देन अदर DC ऑफिस आ जाते हैं, टाउन ऑफिस आ जाते हैं। तो अभी हम बात करते हैं कि KDA क्या है, MDA क्या है, LDA क्या है। बेसिकली KDA कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, पहले ये पूरे कराची को देखती थी। अब कराची इतना बड़ा एरिया है तो उसको पूरे को लुक आफ्टर करना एक डिपार्टमेंट की बस की बात नहीं, फिर इन्होंने उसकी डिविजन शुरू कर दी। तो कुछ पोर्शन जो है MD को दे दिया, मलिक डेवलपमेंट अथॉरिटी को दे दिया, कुछ परसेंटेज जो है LDA को दे दिया, तो लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से है, और कराची KDA जो है ये कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी है। तो इनके हुदूद डिफाइन कर दिए SBCA ने कि ये तुम्हारा हुदूद है, अब तुमने यहाँ पे डेवलपमेंट करनी है, जो भी अप्रूवल आएंगी तुम्हारे एंड से आएंगी, तुम हमारे पास लेके आओगे, हम अप्रूव करेंगे एंड विल गिव इट बैक टू दी मेन कंसर्न पर्सन जिसने रिक्वेस्ट डाली थी, जिस भी हवाले से रिक्वेस्ट डाली थी, प्रॉपर्टी के हवाले से रिक्वेस्ट डाली थी, किसी को डिमोलिश करानी हो, किसी को बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करानी हो, किसी को सोसाइटी डेवलप करानी हो, किसी को परचेज करना हो, किसी को ट्रांसफर करना हो, तो ये सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं इन जगहों पे काम होता है। फिर हम इधर बात कर लेते हैं कि DC ऑफिस भी हैं, तो DC ऑफिस भी इन्हीं के अंडर में आते हैं। ठीक है, फिर टाउन ऑफिस भी होते हैं तो वो भी इन्हीं के अंडर में आते हैं। तो DC ऑफिस जो होता है बेसिकली यहाँ पे जाके आप ट्रांसफर कर रहे होते हैं, जो KDA MDA और LD ऑफिस होते हैं, यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, यहाँ से भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जो भी आपको रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो ये रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन यही इदारे हैं और यही डिपार्टमेंट्स हैं जो कि आपको देंगे प्रॉपर एट अ टाइम। ठीक है, अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि मजीद इस हवाले से कि एक रियल एस्टेट एजेंट का या ब्रोकर का या प्रॉपर्टी कंसल्टेंट का, ये सारे डेजिग्नेशन है, ये आपको चूज करने हैं कि जब आप इस फील्ड के अंदर आ रहे हो, जब आप इस इंडस्ट्री में आ रहे हो। नंबर 1 प्रॉपर्टी कंसल्टेंट चूज करना है, नंबर 2 रियल एस्टेट एजेंट चूज करना है, नंबर 3 स्टेट एजेंसी वाला चूज करना है, नंबर 4 एजेंट यूज करना है, नंबर 5 रियल्टर यूज करना है। कुछ लोग होते हैं सेल्स एग्जीक्यूटिव अपने आप को कहते हैं। तो मेरे हिसाब से आप अपने इस काम को, इसमें अगर आप आना चाहते हैं, इस काम को इज्जत दें। ठीक है, जो भी आपके डेजिग्नेशन है उसको इज्जत दीजिए। देखिए, स्टेट एजेंसी कराची के अंदर चलता है, स्टेट एजेंसी वाला एजेंट है, इस काम की मार्केट के अंदर दुनिया में बहुत इज्जत है। बिलीव मी, ट्रस्ट मी, इस काम की, इस इंडस्ट्री की मार्केट में बहुत ज्यादा इज्जत है और हाई पेड प्रोफेशन में से एक आता है जो कि रियल एस्टेट है। अगर आप ब्रोकरेज कर रहे हैं, आप रियल एस्टेट एजेंट हैं, ठीक है, तो ये हाईली पेड जॉब है मार्केट में। हम हमारे यहाँ कराची में मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, लेकिन अब रुझान जरा लड़कों का प्लस लड़कियों का भी आ गया है काफी। तो
रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर आके काम कर रही हैं। तो डेजिग्नेशन मैंने आपको बता दी कि आपको खुद चूज करना है। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट बहुत अच्छा है, ठीक है, रियल्टर बहुत अच्छा है, ठीक है, रियल एस्टेट एजेंट वो भी बहुत अच्छा है। ये 3-4 है मेन खास, जिसपे मतलब लगे आप किसी को कार्ड अपना दें तो उस पर लिखा हुआ हो कि जनाब मेरा नाम ये है, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन से हूँ और ये मेरा डेजिग्नेशन है, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम बात कर लेते हैं कि मकसद क्या है होना चाहिए रियल एस्टेट को ज्वाइन करने का। एक तो नंबर 1 मेरा सवाल आप सारे लोगों से है जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं कि अपना मकसद जरूर कमेंट्स में जरूर मुझे मेंशन करिएगा कि आपका मकसद क्या है रियल एस्टेट में आने का, या अभी काम कर रहे हैं उसको भी बताएं। और दूसरी चीज ये कि अगर आप आना चाहते हैं और इसको अपना करियर बनाना चाहते हैं तो पहले मकसद जरूर डिफाइन करिएगा, ठीक है। आपका मेन मोटिव क्या है, गोल क्या है, कि आना क्यों चाहते हैं। अब बहुत से लोग, हर बंदा यही वाली बात कर रहा होता है कि सर मैं तो चाहता हूँ पैसे कमाऊं, बहुत पैसा कमाऊं, ये करूं वो करूं। हर बंदा यही चाहता है भाई, हर फील्ड में पैसा है, हर जगह पैसा है, हर इंडस्ट्री में पैसा है, रियल एस्टेट ही क्यों। अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि मकसद आपका होना क्या चाहिए। अगर मिसाल के तौर पे फाइनेंशियल आपके हालात अच्छे नहीं हैं तो नंबर 1 मकसद तो ये होना चाहिए आपका कि मुझे अपने फाइनेंशियल हालात को बेहतर करना है इस इंडस्ट्री में आके। ये सबसे लास्ट में आप रखिएगा, ये वाला जो मैंने अभी पहला पॉइंट बोला है। पहला पॉइंट होगा वो ये है कि आपका जो मेन मकसद है कि आप लर्न करें, आप एजुकेशन लें रियल एस्टेट के हवाले से। आप सीखेंगे रियल एस्टेट होता क्या है। तो बहुत बड़ी वास्ट फील्ड है रियल एस्टेट की, ठीक है, जिसमें मैंने डिपार्टमेंट्स भी आपको शुरू में मैंने बताए थे लास्ट अपनी ये वीडियो में, और प्रोडक्ट्स भी बताई थी कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स के अंदर आप काम कर सकते हैं। तो मेरी जो फर्स्ट वीडियो है वो जरूर देखिएगा अगर किसी ने नहीं देखी। तो हम बात कर रहे थे मकसद की, रियल एस्टेट में आने का मकसद क्या है। तो पहला मेन जो पॉइंट है वो आपको नोट डाउन करें, वो ये कि आप रियल एस्टेट में अगर आ रहे हैं तो एजुकेट करें अपने आप को कि रियल एस्टेट की इंडस्ट्री क्या है, और इसको जितना डीपली स्टडी करेंगे आपके लिए फायदा होगा, ठीक है। इसमें हजारों वास्ट फील्ड है कि किसी भी एक फील्ड के अंदर आप जा सकते हैं, स्टार्टिंग विद द सेल्स या प्रोजेक्ट सेल्स या रीसेल में आके सेल्स स्टार्ट करके आप मजीद और उसी फील्ड के अंदर आ सकते हैं। दूसरा मकसद आपका ये होना चाहिए कि मैं जब बिल्कुल काबिल हो जाऊं, मुझे एजुकेशन आ जाए, एजुकेट हो जाऊं रियल एस्टेट के हवाले से, मुझे जितनी मेरे पास नॉलेज आ जाए मैं दूसरों को डिलीवर करूं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, दूसरों की हेल्प करूं। इससे ये होगा कि आगे जो हमारी जनरेशन है, आने वाली जो जनरेशन है, तो उनके तक डिलीवर होगी। बहुत से लोगों को नहीं पता अभी भी, हमारी जो जनरेशन है, कि बड़ों को इवन नहीं पता जो हमसे बड़ी एज के लोग हैं, कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री कितनी बड़ी ह्यूज इंडस्ट्री होती है ये। और इस इंडस्ट्री के ऊपर आप समझे कि आपका पूरा मुल्क खड़ा होता है। क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल आप दुबई की बात कर रहे हैं, ठीक है, कतर की बात कर रहे हैं, मिडल ईस्ट की बात कर रहे हैं, मिडल ईस्ट के अंदर पूरी दुनिया से लोग आए हुए हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए सिर्फ रियल एस्टेट में, ठीक है, प्रॉपर्टीज परचेज कर रहे हैं ऑफ प्लान में या फिर सेकेंडरी मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो मजाक बात नहीं है, रोज के रोज उनके सैकड़ों यूनिट सेल हो जाते हैं। अभी कुछ टाइम पहले मैं न्यूज सुन रहा था कि जनाब रियल एस्टेट के अंदर एक कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है और आधे घंटे 1 घंटे के अंदर जो है 1000 यूनिट बिक गया। तो मजाक बात है कोई क्या ये, कि 1000 यूनिट बिक जाना, 2000 यूनिट बिक जाना, कोई 500 यूनिट बिक जाना बहुत बड़ी बात होती है। मतलब एक बिल्डिंग अगर है कि ग्राउंड प्लस 15 की या 20 की बिल्डिंग है और उसमें 600-700 यूनिट्स हैं, तो रात तक जो है उनके तमाम यूनिट्स बिक जाते हैं, गिनती चुनती के यूनिट होते हैं। मजाक बात नहीं है ये। इसका क्या मकसद है, इसकी वजह क्या है कि वहां की जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल है, वहां की जो इकोनॉमी है वो स्टेबल है, जब भी लोग आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इससे होगा क्या, एक इस इंडस्ट्री से कई इंडस्ट्रीज मुंसलिक हैं, इससे ज्वाइन हुई है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, सीमेंट, रेती, बजरी, लेबर, सरिया और पता नहीं क्या क्या चीजें हैं। जब हैंड ओवर पे आती बिल्डिंग तो आपको पता लग जाता है कि जनाब टाइल भी लगा हुआ है, इसमें दीवारों के ऊपर प्लास्टर भी हुआ है, खिड़कियां भी लगी हैं, शीशे भी लगे हुए हैं, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो हर एक चीज की एक इंडस्ट्री है। अगर हम निश डाउन करते रहे रियल एस्टेट के अंदर कि कौन कौन सी और मजीद इंडस्ट्रीज हैं, तो अभी तो मैंने 8-10 तो आपको ऐसी बता दी मैंने, ठीक है। तो ये सारी इंडस्ट्रीज जो है रियल एस्टेट का पार्ट है। तो ये तमाम नॉलेज जो है आपको दूसरे को डिलीवर करनी है, ये आपका मकसद होना चाहिए कि मैं अपनी नॉलेज को आगे दूसरे को ट्रांसफर करूं ताकि किसी का फायदा हो। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि आपने अपने इस स्किल को हर वक्त हर जगह तरीके से इस्तेमाल करना है, ठीक है, ईमानदारी के साथ इस्तेमाल करना है। आपको मतलब ऐसा नहीं कि जनाब मेरी जेब गर्म हो जाए बस बाकी हाड़ चूल्हे में जाए। मैंने बहुत से एजेंट्स को ट्रेन किया है और मेरे पास तकरीबन कम से कम जो है 200-250 स्टाफ आके जा चुका है, ठीक है। किसी ने छोड़ दिया, किसी की कुछ मसरूफियात थी, कुछ अभी भी मेरे साथ काम कर रहे हैं, मेरे ग्रुप में है, किसी ने दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर ली। तो ये सारे सिनेरियो हैं। मैंने जो ट्रेन किया है लोगों को, इसमें लड़कियां भी बहुत हैं, लड़के भी बहुत हैं, और ये सारे यंगस्टर्स न्यू बीस से सारे, जिन्होंने आना था मार्केट के अंदर काम करने के लिए रियल एस्टेट में। अच्छा, अब ये जब लोग मेरे पास आए
और मैंने इनको हायर किया तो उनसे मैंने पूछा कि भाई आपका मकसद क्या है। हर एक बंदे ने बोला पैसा कमाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहता, अपना घर लेना चाहता हूँ मैं, आगे बढ़ना चाहता हूँ। और मकसद तो एंड में सबका यही आ जाता है, पैसा ही चाहिए, मिलता है पैसा जरूर मिलता है, लेकिन मेन प्रायोरिटी आपको पैसे को नहीं बनानी है। मेन प्रायोरिटी आपको पैसे को नहीं बनानी। पैसा तो आप कमा लेंगे रियल एस्टेट में, वंस आपके पास ये स्किल्स आ जाए, ये टूल्स आप प्रॉपर आपने टूल्स इस्तेमाल कर लिए, स्किल्स आ गई, फिर तो कोई बात ही नहीं, फिर तो पैसे ही पैसे हैं आपके पास। ठीक है, आपके पास क्लाइंट्स होने चाहिए, इन्वेस्टर्स होने चाहिए, तो फिर आपके पास पैसा पैसा। लेकिन आपको उससे पहले जो है आपको इसकी स्टडी करनी है, स्किल्स को अपने पॉलिश करना है, अपना आपको ग्रो करना है, ताकि फिर आप 2-3 साल बाद, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद जब भी आप इस काबिल समझे अपने आप को, फिर आप उसके ऊपर आएंगे, हाँ यार नाउ आई हैव टू अर्न मनी। आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना है इस इंडस्ट्री के अंदर, अपने आप के ऊपर, ताकि आप पॉलिश हो जाए। कोई भी क्लाइंट आपसे जब बात करे तो उसको पता चले कि यार आज मेरी किसी बंदे से बात हुई, किसी स्टेट रियल्टर से मेरी आज मुलाकात हुई है, जो कि बड़ी अच्छी लड़की थी, बड़ा अच्छा उसने तरीके से समझाया कि आज मेरी किसी ऐसे लड़के से, ऐसे बंदे से मुलाकात हुई, मुझे मजा आ गया उससे मिसालें दे के। तो ये परसेप्शन आप लेके चलेंगे कि मुझे उस पुराने पास्ट से आगे आके चेंज लेके आना है अपनी कम्युनिकेशन में, अपने स्टाइल में, तो जनाब आप फिर सुई से लेके जहाज तक आप बेच देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ तक हम बात कर रहे थे मकसद की। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका मकसद हर दफा जो है ना, जो गोल्स हैं आपके पास इन डायरी लिखे होने चाहिए, हर महीने के, हर साल के, हर 6 महीने के। अक्सर मेरा मकसद होता है, अब मैं बात कर रहा था आपसे गोल की, रियल एस्टेट बनाने की, तो ये वो इंडस्ट्री है जहां पर अपने गोल्स को अचीव करता आ रहा हूँ। कुछ टाइम पहले मैंने एक माइंडसेट किया कि मुझे ऑन वेकेशन के ऊपर जाना है, अपनी फैमिली को लेके जाना है, या मुझे गाड़ी चेंज करनी है, या घर चेंज करना है। तो मैंने उन तमाम बातों को एक लिस्ट बनाई, लिखा, और उस पर मैंने टाइमलाइन भी डिसाइड कर दी कि मुझे किन किन चीजों पे कब कब मुझे टाइमलाइन पे हिसाब से अचीव करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीजें अचीव हुई, बहुत नहीं हुई, और आज भी आगे जाके अचीव हो जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब देर आए दुरुस्त आए, बाज़ दफा नहीं होती, आपके नसीब में नहीं हो रहा होता, तो हो जाएगा वो भी, उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन ये कि आपको नोटिस डाउन करें, लिस्ट डाउन करें, और प्रायोरिटीज के ऊपर लिखें कि हर महीने के मुझे मेरा काम इस महीने जो मैंने डिसाइड किया था, क्या वो पूरा हुआ या नहीं हुआ, लाजमी से आपको करना है। और ये डिसिप्लिन आपको सिखाएगा। हम डिसिप्लिन के ऊपर भी हम बैठ के इस पे बात करेंगे कुछ टाइम में, अगली जो व्लॉग्स आएंगे कि हाउ टू डिसिप्लिन योरसेल्फ, उस पर भी हमने बात करनी है। आगे बढ़ते हैं बॉडी लैंग्वेज के हवाले से। आप अगर रियल एस्टेट एजेंट हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, आपको मार्केट नॉलेज की नो एंड हाउ है या नहीं है, रियल एस्टेट की प्राइस प्रिडिक्शन होनी चाहिए, आपको आपके पास होनी चाहिए नॉलेज। रियल एस्टेट की जो मार्केट है वो क्या क्रैश होगी या ऊपर जाएगी, ये तमाम चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके बारे में हम बात करते हैं। एक एजेंट को मालूम होना चाहिए इस तमाम चीजों के बारे में। बॉडी लैंग्वेज, देखिए जब मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर कदम रखा ना, तो मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था कि आपने किस तरीके से बात करनी है, क्या करना और क्या नहीं। बहुत धक्के खाए मैंने, ठीक है, और बहुत फेलियर पे हुआ हूँ इस इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन मैंने सीखा बहुत कुछ है इससे, बहुत ज्यादा सीखा मैंने। प्रीवियस अपनी जो वीलॉग के अंदर मैंने यही वाली बात डिफाइन की थी कि आपको धक्के खाने पड़ेंगे, आपको सीखना पड़ेगा, और जब जब आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी अच्छी होगी, आपका एटीट्यूड अच्छा होगा टूवर्ड्स योर वर्क ऑर्गेनाइजेशन, तो आप कामयाब होना शुरू हो जाएंगे। तो बॉडी लैंग्वेज में सबसे मेन चीज आ जाती है आपकी फिजिकल अपीयरेंस। नंबर 1, फिजिकल अपीयरेंस। तो इस फिजिकल अपीयरेंस में क्या क्या चीजें आपकी आती हैं? आपके बाल सही तरीके से होने चाहिए, कटे होने चाहिए, बाल सही बने होने चाहिए, आपकी ड्रेसिंग स्टाइल जो है वो तरीके से होना चाहिए, जो अगर आप फॉर्मल्स भी पहने हुए हैं तो बहुत डिसेंट से होने चाहिए। किसी भी क्लाइंट से आप मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले जो है नोटिस डाउन की जाती है आपके शूज से। जो भी बंदा जिस लेवल का भी क्लाइंट है, देखिए रियल एस्टेट का जो क्लाइंट है ना, वो कोई ऐसी नहीं है कि कोई कागज खरीदने, मतलब कोई बहुत ही जरूरत चमाता हो बंदा। हमेशा आप समझिएगा अगर हालत भी उसकी बुरी है ना, लेकिन उसके पास पैसे अच्छे खासे होंगे, लेकिन वो आपकी पर्सनैलिटी को जज करेगा जब आप जा रहे होंगे उसके पास मिलने। जब आपका फर्स्ट आपका जो इंप्रेशन होगा, जब आपको सलाम दुआ करेंगे उससे, तो वहीं आपको वो जज कर लेगा, वो इंप्रेशन उसके ऊपर भारी पड़ेगा। वो कैसे होगा? आपकी पर्सनैलिटी से, आपके फिजिकल अपीयरेंस से, आपके कपड़ों से, ठीक है, आपकी शेप बनी है या नहीं बनी है। और मेन एक इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे मैंने कराची में मेजोरिटी लड़कों को देखा है, हर वक्त या तो मुंह के अंदर छालिया होती है, या गुटखा होता है, या पान होता है। तो बराए मेहरबानी ये वीडियो जो है, ये वीलॉग आप उन लोगों के लिए नहीं है जो इन तमाम चीजों का इस्तेमाल करते हैं। ये आपकी पर्सनैलिटी को तबाह कर देगा, किल कर रहा है आपकी पर्सनैलिटी को। आपको जो है ये कहाँ लेके जा रहा है, यू डोंट नो, ठीक है। आपको उन बीमारियों की तरफ आपको लेके जा रहा है। ये जो आप जिन चीजों का मैंने नाम दिया है, प्लीज इसको इस्तेमाल ना करें। तो अगर आप
प्रॉपर सक्सेसफुल कामयाब एजेंट बनना चाहते हैं तो प्लीज इन चीजों का इस्तेमाल ना करें ड्यूरिंग मीटिंग्स, ड्यूरिंग इन ऑफिस या फिर नॉर्मल लाइफ में भी इसको इस्तेमाल ना करें। इससे इंप्रेशन खराब पड़ता है, आपकी पर्सनैलिटी पर खराब पड़ता है। बहुत से ऐसे जब मैं मार्केट सर्वे के लिए जाता था और मुझे इस तरीके के एजेंट्स मिलते थे, मैं उनसे डील नहीं करता था। ऑनेस्टली स्पीक, इसमें कोई रेसिस्ट वाली बात नहीं है या कोई खराब बात नहीं है। मेरा अपना एक तरीके कार है कि मैं जब भी जिस इंसान से मिलूंगा अच्छा होना चाहिए, तरीके वाला होना चाहिए। इतना इतना अलहमदुल्ला एक्सपीरियंस आ गया मार्केट के वाले से, तो देख के पहचान लेता हूँ कौन बंदा किस लाइक का है, किससे डील करनी है और किससे नहीं करनी। अब ये कौन सिखाएगा आपको? जब तक आप फिजिकली लोगों से मुलाकात नहीं करेंगे, बातचीत नहीं करेंगे, तो आपको अच्छे बुरे की तमीज नहीं आएगी। तो ये आपकी आ गई फर्स्ट अपीयरेंस बॉडी लैंग्वेज के हवाले से कि आपके बात करने का तरीका, आपका स्टाइल, ये बहुत मैटर करता है। अगर आप मिसाल के तौर पे कोई 5 करोड़ रुपए की चीज बेचने के लिए जा रहे हैं मार्केट के अंदर, या कोई क्लाइंट आपसे आपके ऑफिस आ रहा है, या अगर आपका एटीट्यूड ऐसा हुआ बिल्कुल लेजी, बेकार और गंदे कपड़े पहने और बाल इधर उधर टेढ़े मेढ़े मिर्चे बने हो, भाई नहीं सेल होगी आपसे चीज, नहीं सेल होगी। और उस ऑफिस में तो बैठ के बिल्कुल भी नहीं होगी। जिसका जो लुक है, जो उसकी फिजिकल अपीयरेंस है ऑफिस की भी, तो वहां पे आप तो सोचो ना यार, आप अगर 5 करोड़ की चीज लेने जा रहे हो तो आप किसी ऐसे रूप से बंदे के साथ आप डीलिंग करना पसंद करोगे? कभी नहीं करोगे। आप कभी ऐसे ऑफिस के अंदर बैठ के जाओ डीलिंग करोगे जहां पे उस ऑफिस का नक्शा ही नहीं कुछ हुआ? तो भाई बिल्डर ऑफिस या रियल एस्टेट ऑफिस इतना जबरदस्त होना चाहिए कि बंदा अंदर एंटर हो, एक कदम रखे, 70% आपकी डील वहीं क्रैक हो जाती है। किस चीज की से? ऑफिस से। ऑफिस की लोकेशन, ऑफिस का डेकोर किस तरीके का हुआ है, ऑफिस के एम्प्लॉइज जो वहां काम कर रहे होते हैं, वहां पता लग जाता है कि 2 मिनट में पता लग जाता है कि किस लेवल का ऑफिस है। ठीक है? तो बिल्डर हजरात के लिए भी यही है, रियल एस्टेट की जो कंपनी जिन्होंने बनाई हुई, उनके लिए भी ये मेरा मैसेज है कि अपने ऑफिस को जबरदस्त तरीके का बनाए, मतलब इतना बनाए कि जितनी आपकी जेब आपको इजाजत दे सके। लेकिन कोई बंदा अंदर आए तो बंदा, कोई भी क्लाइंट अंदर आए तो बोले कि हाँ यार मैं एक प्रॉपर एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में आया हूँ काम करने के लिए। ठीक है, सॉरी परचेजिंग करने के लिए आया हूँ। प्लस आपके जो स्टाफ है उसको भी मजा आएगा ना कि यार मेरा ऑफिस बड़ा जबरदस्त आलीशान सा बना हुआ है, शहनशाह वाला ऑफिस है या किंग वाला ऑफिस है, जो भी ऑफिस है साफ सुथरा अच्छा नीट एंड क्लीन होगा ना, बरकत भी होती है और आपको खुद पता चल जाएगा कि यू विल फील डिफरेंस। आप नॉर्मल किसी स्टेट एजेंसी के ऑफिस चले जाए, बिल्डर ऑफिस चले जाए, मैं बहुत सी जगहों पे गया हूँ, तो देख के मैं वापस वहां से पलट गया। मैंने कहा नहीं यार, मैं जो अगर कोई चीज परचेज करनी है तो मैं इन लोगों से परचेज करूंगा जिनका खुद का कोई ऑफिस प्रॉपर तरीके से डिजाइन ही नहीं हुआ हुआ। नहीं, मैं नहीं करूंगा। तो आपके अंदर भी ये सलाहियतें होनी चाहिए, ये क्वालिटीज होनी चाहिए। 100 बंदों से मिले, 1000 बंदों से मिले, एक आध दो बंदे तो आपको ऐसे मिलेंगे जो कि ट्रस्ट के काबिल होंगे, जिसकी फिजिकल अपीयरेंस अच्छी होगी, तो वो ही बंदा डील क्रैक करेगा। बाकी करते हुए आ रहे हैं लोग, कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से, अपने अपने नसीब से कर रहे हैं। ठीक है, तो बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकल अपीयरेंस आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफिस का एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्डर ऑफिस में कोई क्लाइंट आए या रियल एस्टेट के ऑफिस में आए, तो वो जब ऑफिस को देखेगा तो वो उसके दिल से निकलने चाहिए, जबान से निकलने चाहिए कि वाओ ये क्या ऑफिस है। ठीक है, एटीट्यूड के हवाले से हम बात कर लेते हैं कि एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। आपका एटीट्यूड बहुत पोलाइट होना चाहिए और सर करके भी बात मत करें, बिल्कुल ही ना लेट जाएं, ठीक है, क्लाइंट के सामने। और उसके बाद जो है आप ऐसा नहीं हो क्लाइंट को लगे कि यार ये बहुत खुशामद मेरी कर रहा है, वो भी आपसे डील नहीं होगी, आपकी डील नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एटीट्यूड आपका होना चाहिए जब वंस यू आर, आप जब बात कर रहे हो क्लाइंट से, मुलाकात कर रहे हो, कि नॉर्मल से होना चाहिए। तो पूछे उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनको अच्छा सा जेस्चर्स दें, उनको ऑफिस बुलाएं, उनको वर्क प्लेस पे आप जा रहे हैं, मुलाकात करने जा रहे हैं, तो उनको पता चले कि यार बात करने वाला बंदा तरीके वाला बंदा है। ठहराव लेके आए अपनी जबान में, अपने एटीट्यूड के अंदर, अपनी सांसों में, अपनी निगाहों में ठहराव लेकर आए, तो जब जाके आपको पता चलेगा, दूसरा बंदा आपको जज करेगा कि यार इस बंदे से मुझे लेनी है नहीं। क्योंकि फर्स्ट फ्रंटमैन आर्मी जो है ना, आप होंगे। फ्रंटमैन आर्मी आप होंगे जो कि प्रोडक्ट सेल करने के लिए जा रहे हैं। इधर आप फ्रीलांस एजेंट हो या फिर आप बिल्डर ऑफिस में काम करते हो या किसी भी रियल एस्टेट ऑफिस में काम करते हो, तो फर्स्ट पर्सन जो है वो आप हैं। और आपका जो इंप्रेशन है वो अगर गलत गया, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपकी बात में करने में या आपके फिजिकल अपीयरेंस में, आपके ड्रेसिंग में सेंस नहीं है आप में बात करने का, तो ये इंडस्ट्री आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। मैं फिर ये बात रिपीट कर रहा हूँ, ये इंडस्ट्री आपके लिए नहीं है उस वक्त तक जब तक आप अपने आप में चेंज नहीं लेकर आएंगे। आप अपने आप में चेंज नहीं लेकर आएंगे तो आपकी फिजिकल अपीयरेंस चेंज होनी चाहिए, आपकी ड्रेसिंग स्टाइल, आपके बात करने का स्टाइल चेंज होना चाहिए। अदरवाइज यू विल बी स्टैंडिंग नोवेयर। हो सकता है आप कुछ ना कुछ तरक्की कर जाए अपने स्टाइल में जैसे जी रहे हैं, लेकिन बहुत शॉर्ट टर्म होगा। मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ। और इस इंडस्ट्री को कभी भी, अगर आप जॉब भी कर रहे हैं, आपको ऑर्गेनाइजेशन सैलरी भी दे रही है, इसको कभी भी वो मत समझिएगा कि मेरी 9 to 5 वाली जॉब है, 8 घंटे की जॉब है। ये आपकी जॉब नहीं, ये आपका अपना खुद का बिजनेस है जिसके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्या? सबसे पहले टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप टाइम की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं।
जैसे हमारे यहाँ नॉर्मल लोकल जबान में कहा जाता है टाइम इज मनी, ठीक है, हकीकत है, टाइम इज मनी। मैं पैसा दूं या टाइम दूं, बात एक ही है, ठीक है। तो इस टाइम को कैश कराएं, अपने आप को चेंज करें, अपनी फिजिकल अपीयरेंस चेंज करें, बात करने का स्टाइल चेंज करें और आगे बढ़ें बिस्मिल्लाह करके। अगर आप नहीं चेंज कर सकते तो ये इंडस्ट्री आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। बराए मेहरबानी इस इंडस्ट्री को एग्जिट करें और कुछ और काम करें। आगे हम बात करते हैं मार्केट नॉलेज के हवाले से। मार्केट नॉलेज देखें, मैंने अभी आपको बात की, फिर मैं रिपीट करूंगा कि इस इंडस्ट्री को, इस काम को एज अ बिजनेस लेके चलें, इसके ऊपर अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करें। मैं आपको इन्वेस्टमेंट करने का तरीका बताता हूँ भी कि क्या क्या किन किन चीजों पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। अब ये वही वाली बातें हैं कि शुरू में मैंने आपको जो भी चीजें पहले बताई थी लास्ट व्लॉग में और अभी भी स्टार्टिंग में आपको मैं बताता हुआ आ रहा हूँ, ये सारी प्रॉब्लम्स आपके पास आएंगी, आनी है। इनका मैं सॉल्यूशन भी आपको साथ साथ दिए जा रहा हूँ, ठीक है। और बहुत सी भी कुछ बातें ऐसी हैं जो कि मैं एंड में सॉल्यूशन इनका दूंगा बात का। मार्केट नॉलेज, मार्केट नॉलेज क्यों इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट नॉलेज क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले हम बात कर लेते हैं मार्केट नॉलेज की। अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर, इस काम के अंदर अपने आप को बिजनेस ओनर नहीं समझेंगे तो ये इंडस्ट्री आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, आपके काम की नहीं है। आपको यहाँ पे सोच जो है, सिर्फ और सिर्फ बिजनेसमैन वाली रखनी है, ठीक है। आपको सेल्स एजेंट वाली नहीं रखनी है, आपको, वो आपका डेजिग्नेशन है जो भी है, लेकिन आपकी सोच जो है बिजनेस माइंड होनी चाहिए। पहली बात तो ये, इस इंडस्ट्री के अंदर आने में सबसे पहले आपको अपनी सोच चेंज करनी होगी, बिजनेसमैन वाली सोच रखनी होगी, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करना होगा। इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ करना होगा, वही बात करता हुआ आ रहा हूँ, फिजिकल अपीयरेंस, बात करने में अपना सोशल सर्कल चेंज करें, लोग चेंज करें, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, सोशल मीडिया के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें और गैजेट्स पे इन्वेस्टमेंट करें। एक वो हमारे लोकल लैंग्वेज में बात होती है ना, जो दिखता है वो बिकता है, भाई यही रियलिटी है। मुझे भी बहुत टाइम तक इस बात का मतलब नहीं पता था, जब तक मैं इस इंडस्ट्री के अंदर नहीं आया था। जब मैं इंडस्ट्री में आया, मैं फेलियर हुआ, उसके बाद मुझे पता चला कि वाकई जो दिखता है वही बिकता है। ये याद रखिएगा बात। तो मार्केट नॉलेज बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि सूरज कहाँ से निकल रहा है और कहाँ गुरु हो रहा है रियल एस्टेट का। एवरीबडी नोज इट। और आजकल की जो ट्रेंडिंग है, जो मार्केट कंडीशंस हैं, आपको वो भी पता होना चाहिए। तो मार्केट नॉलेज के हवाले से दोबारा से बात करेंगे, वो ये कि आपको रेस्ट ऑफ द कंट्रीज के बारे में भी आपको मार्केट नॉलेज पता होना चाहिए। आपकी नेबरिंग कंट्रीज, चले रेस्ट ऑफ द कंट्रीज छोड़ें, नेबरिंग कंट्रीज के बारे में बात करते हैं, जहाँ पे हमारे यहाँ पाकिस्तान से लोग ज्यादा जाते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं। सबसे पहले जो कंट्री आती है वो है दुबई, कतर है। टर्की के अंदर लोग काफी इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। यूएस में भी काफी इन्वेस्टमेंट करते हैं, यूके में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं हमारे मुल्क से, पाकिस्तान से लोग। तो आपको उनके बारे में भी पता होना चाहिए कि वहाँ क्या ट्रेंड चल रहा है, वहाँ क्या मार्केट प्राइस चल रही है, वहाँ किस तरीके से डील होती है। जब ये तमाम चीजें आपको पता लगनी शुरू हो जाएंगी, यू विल लव दिस वर्क। और बिजनेसमैन, बिजनेस ओनर का सबसे बड़ा जो कामयाबी, सक्सेस कहाँ पे उसको मिलता है, जब उसको मार्केट नॉलेज पता होती है। वो अपने बिजनेस से ज्यादा दूसरों के बिजनेस पे नजर रखे, अपने कॉम्पिटिटर्स इनके ऊपर नजर रखे, ये इवैल्यूएट करता है कि मैं कहाँ स्टैंड आउट कर रहा हूँ, क्या मेरी मार्केट में वर्थ है या नहीं। जब भी उसका प्रोडक्ट बिकता है, अदरवाइज तो जब भी उसका प्रोडक्ट बिकता है, अदरवाइज नहीं बिकता। देखिए बिजनेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है ना, वो ये है कि टाइमिंग। धंधे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, गेम है टाइमिंग का। टाइम है, आपने इन्वेस्ट किया अपने टाइम के ऊपर, आप तरक्की कर जाएंगे। आपने अगर टाइम वेस्ट किया, आप तरक्की क्या, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको कोई हासिल रसूल नहीं हो पाएगा आपको। तो मेरा तमाम जो लोग हैं, जो न्यू न्यू प्लीज हैं, जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उनको एक मैसेज है, जो जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ इस वीडियो को बार बार देखें और इम्प्लीमेंट जरूर करें। अगर आप ये नहीं भी बनना चाहते ना रियल एस्टेट एजेंट, तो अपनी नॉर्मल जिंदगी के अंदर इम्प्लीमेंट करें। यू विल गेट टू नो द डिफरेंस। कुछ दिन में, एक हफ्ता, 10 दिन में, 15 दिन में आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं रियल एस्टेट की प्रेडिक्शंस के बारे में, प्राइस प्रेडिक्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि प्राइस कहाँ जाएगी। भाई प्राइस तो मुझे नहीं पता, किसी को भी नहीं पता होता कहाँ जाएगी। आजकल के टाइम में जो प्राइस है, डाउन हुई भी है काफी जगहों पे, कहीं पे बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हुई भी है। अगर हम शहर कराची की बात करें तो मार्केट के अंदर बायर्स तो हैं, लेकिन वो छोटी छोटी चीजों पे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, जो कि 10-15 लाख रुपए के प्लॉट्स मिल रहे हैं, या 25 लाख रुपए का प्लॉट मिल रहा है, 20 लाख रुपए का प्लॉट मिल रहा है, तो वहां पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि डाउन पेमेंट कम है और मंथली इंस्टॉलमेंट 10,000, 15,000, 25,000, 20,000 इस तरीके की चल रही है। तो ये छोटा टिकट साइज के ऊपर जो है ना, अगर आप खुद भी इनके ऊपर मेहनत करेंगे तो आपकी सेल्स अच्छी होगी। और आपने कभी भी रियल एस्टेट के अंदर सेल्स के ऊपर जो फोकस कर रहे हैं ना, आप इसके ऊपर मत करिएगा कि मैंने नंबर ऑफ डील्स कितनी की है, नहीं, कभी भी नहीं, गलत मारे जाएंगे आप। आपने फोकस करना है नंबर ऑफ वॉल्यूम पे, आपने वॉल्यूम के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। नंबर ऑफ क्लाइंट्स के ऊपर आपने फोकस करना है कि मैंने इस महीने कितने क्लाइंट से मेरी मुलाकात हुई, मैंने कितने क्लाइंट से फोन पे बात की, मैंने क्लाइंट्स को कहाँ कहाँ किस तरीके से मैंने अप्रोच किया। नंबर ऑफ क्लाइंट्स आपके अगर बढ़ गए, वॉल्यूम अगर आपका बढ़ गया, आपकी सेल्स भी ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। आपने ये नहीं सोचना कि यार मुझे लाख रुपए कमाना है। मिसाल के तौर पर अगर आपने सोचा है कि भाई मुझे महीने में 4 लाख रुपए कमाना है, तो ये मत सोचिएगा कि मैंने एक क्लाइंट से कमाना है। आपको ये 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए का जो आपने गोल रखा हुआ है, ये आपने कम से कम 10 से 12 क्लाइंट से कमाने हैं, ठीक है। उससे फायदा क्या होगा कि ये क्लाइंट जो आपके पास आ रहे हैं 10 से 12, ये दोबारा से
रिपीट होंगे, आप इनको रीटारगेट करेंगे, तो आप इनको जो है रीटारगेट करेंगे, बार बार इनको रीटारगेट करेंगे, तो दोबारा से जब ये रीटारगेटिंग एल्गोरिथम में आपके पास आएंगे ना, तो इनमें से कोई ना कोई बंदा आपसे आके ट्रांजेक्शन जरूर करेगा, बिलीव मी, ट्रस्ट मी। ठीक है, तो प्राइस प्रिडिक्शन की हमने बात कर ली है। अब हम बात करते हैं कि बहुत से लोग अक्सर मुझसे पूछ रहे होते हैं, भाई रियल एस्टेट मार्केट कहाँ जा रही है, क्या क्रैश हो जाएगी, क्या होगी क्या नहीं होगी। भाई मैं कोई ज्योतिषी तो हूँ नहीं, ठीक है, कि मैं आपको प्रिडिक्शन करके बताऊं मैं आपको। अच्छा, बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं कि मार्केट, रियल एस्टेट मार्केट गोइंग टू क्रैश, तो मैं लोगों से सवाल कर रहा होता हूँ, क्यों भाई क्यों क्रैश हो जाएगी, वजह क्या है। तो मुझसे सवाल कर रहे होते हैं, मैं भी अक्सर लोगों से सवाल कर रहा होता हूँ। भाई मेरा तो सिंपल सा जवाब है भाई, कि मैं कोई ज्योतिषी तो हूँ नहीं कि मैं आपको प्रिडिक्शन करके बता दूं कि क्या होगी, लेकिन फिर भी जो मेरी मतलब वाइब्स हैं, जो मेरे दिमाग मुझे कहता है, यहाँ पाकिस्तान के हवाले से, कराची के हवाले से, मार्केट ने दोबारा से उठना जरूर है। उसकी वजह यह है कि देखें, अभी मार्केट डाउन तो चल रही है, बहुत से लोग परचेजिंग नहीं कर रहे, कुछ परचेज कर रहे हैं, लेकिन मार्केट सिनेरियोज जो है ना, थोड़े से जरा हैंगी पैंगी सोए हुए हैं रियल एस्टेट के हवाले से। लेकिन मार्केट ने जरूर आगे बूम करना है, पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट ने। ठीक है, वो होती रहेगी, टाइम टू टाइम होता रहता है, इट्स नॉर्मल ना, क्योंकि यूएस के अंदर भी मैंने देखा है कि एक जमाने में रियल एस्टेट की मार्केट बहुत बूम हो रही थी, और एकदम हुआ क्या, क्रैश हो गई बहुत बुरी तरीके से। ठीक है, दुबई की मार्केट के हवाले से भी मैंने बहुत दफा सर्वे किया, देखा भी, मतलब फिजिकली मैंने देखा वहां जाके। तो एक जमाने में कोई मुंह नहीं लगा रहा होता था रियल एस्टेट एजेंट, और एक जमाना ऐसा था कि हर बंदा आपके पीछे घूम रहा है, सर 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 तक काम नहीं था, इन्वेस्टमेंट नहीं थी। कतर के हवाले से भी यही था, एक जमाने में कोई भी बंदा नहीं जाता था कतर के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आज दुनिया पहुंची हुई है, इन्वेस्टमेंट कर रही है, और भी बहुत सी कंट्रीज की एग्जाम्पल्स हैं। तो खैर ये चलता रहता है, इट्स पार्ट ऑफ द बिजनेस। कभी बहुत बड़ा होगा आपका ये बिजनेस, कभी छोटा होगा, ये इट्स नॉर्मल की बात है। ठीक है, अच्छा, ये तमाम जो कॉमन प्रैक्टिसेस हैं, जो बातें मैंने आपसे कही, इसको प्लीज नोटिस करें, इसको नोट डाउन करें अपने दिल दिमाग के अंदर। ये हर एक रियल एस्टेट एजेंट को पता होनी चाहिए, रियल एस्टेट के एथिक्स, कोड ऑफ एथिक्स कह लें इसको, मार्केट नॉलेज कह लें, फिजिकल अपीयरेंस के बारे में कह लें, बॉडी लैंग्वेज कह लें, एटीट्यूड कह लें, व्हाट्स, कुछ भी कह लें, भाई आपको ये पता होनी चाहिए। आपको ये एक्सेप्ट, अडॉप्ट करनी पड़ेगी, जब जाके आप आगे तरक्की करोगे, जब जाके आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर पैसे कमाना शुरू करोगे। बहुत से लोग होते हैं जो अपने नसीब से खेल रहे होते हैं, उनका भी चल रहा होता है, लेकिन जैसे बात की जाए कि बच्चा पैदा होता है और 5 साल की उम्र में या 10 साल की उम्र के अंदर हम उसको अगर मैट्रिक क्लास के अंदर पहुंचा दें, बोले बेटा नसीब से तेरा हो जाएगा, तो हो गया, गलत है, तो फेल हो जाएगा वो। ठीक है, उसको स्टेप बाय स्टेप, पहली क्लास केजी, नर्सरी, पहली क्लास, दूसरी, तीसरी, फोर्थ, फिफ्थ, देन मैट्रिक में आएगा, देन यूनिवर्सिटी लेवल पे जाएगा, आगे मास्टर्स करेगा, पीएचडी करेगा। तो उसको बेसिक्स ही नहीं पता होंगी, तो आगे क्या करेगा फिर वो? अगर किसी को बेसिक्स नहीं पता, तो कैसे रन करेगा, प्ले करेगा। सो गाइज, आज की वीडियो को हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। आई बिलीव कि आप लोगों को ये वीडियो पता, मतलब जो बातें मैंने आपसे कही, आपको अच्छी जरूर लगी होंगी, और कुछ ना कुछ आपने सीखा होगा। आप जरूर मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, ताकि मैं और मजीद अच्छे से अच्छे टॉपिक्स आपके पास लेकर आऊँ, इन्फॉर्मेशन लेके आऊँ, और आके आप लोगों को बताऊँ। तो प्लीज स्टे ट्यून विद अस, और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, और जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।